हेलो फ्रेंड्स। तो वेलकम टू माय चैनल मीट प्रेप्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि चैप्टर क्लास 12 का एनसीईआरटी का टॉपिक है। एंड ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैक्सिमम 4-5 क्वेश्चन तो देखे जा सकते हैं एग्ज़ाम्स में। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी डीएनए की, क्योंकि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में सबसे मेन रोल तो डीएनए ही प्ले करता है, बिकॉज इसमें जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसमें लिखा है डीएनए इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड्स। लेंथ ऑफ द डीएनए डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर प्रेजेंट इन इट। सो डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड्स का। द लेंथ ऑफ द डीएनए जो है वो डिपेंड करता है न्यूक्लियोटाइड पेयर जो प्रेजेंट है इसके अंदर। जो कैरेक्टरिस्टिक होती है कोई भी ऑर्गेनिजम्स की, वो डिपेंड करती है उसके लेंथ पे। डीएनए का कितना बड़ा लेंथ है उस पर डिपेंड करती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। सो एक बैक्टीरियोफेज लैम्डा जो होता है 174, उसके पास 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्डा बैक्टीरियोफेज के पास 174 जो 5174 है, इसके पास 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। एंड बैक्टीरियोफेज लैम्डा के पास 48502 बेस पेयर्स होती हैं। एस्चेरिया कोलाई have 4.6 into 10 to the power 6 बेस पेयर्स और ह्यूमन जीनोम के पास होती हैं 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स। सो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की। सो न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो 3 कंपोनेंट से बना होता है। एक नाइट्रोजनस बेस होता है, उसमें पेंटोज शुगर होती है और एक फॉस्फोरिक एसिड होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, एक होती है प्यूरीन्स और एक होती है पिरिमिडीन्स। तो मैंने इसको एग्जाम्पल के लिए याद किया था। प्यूरीन्स पापा आ गए, प्यूरीन्स एडेनाइन एंड ग्यूनाइन, पाइरिमिडीन्स साइटोसाइन यूरेसिल एंड थाइमीन। सो एडेनाइन ग्यूनाइन और साइटोसिन जो होती है वो मोस्ट कॉमन होती है आरएनए एंड डीएनए दोनों में, लेकिन यूरेसिल जो होता है वो सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है एंड थाइमीन जो होता है वो सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरेसिल किस में प्रेजेंट होता है, आरएनए में या फिर डीएनए में। तो आपको आंसर करना है आरएनए में। पेंटोज sugar is a ribose in RNA and deoxyribose in DNA. A nitrogenous base attached to the pentose sugar adds C1 of the pentose sugar by and glycosidic linkage to form a nucleotide. ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि नाइट्रोजनस बेस किससे अटैच होता है, पेंटोज शुगर के किस कार्बन एटम पे अटैच होता है। तो आपको ये आंसर याद रखना है कि नाइट्रोजनस बेस अटैच टू द पेंटोज शुगर एट C1 ऑफ द पेंटोज शुगर बाई कौन से बॉन्ड से एंड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से टू फॉर्म ए न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए। ये भी याद रखना, न्यूक्लियोटाइड नहीं। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द पेंटोज शुगर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉर्म। पेंटोज शुगर के नेचर के अकॉर्डिंग हम 2 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। एक होती है राइबोन्यूक्लियोटाइड साइड और एक होते हैं डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोसाइड्स। सो राइबोन्यूक्लियोसाइड्स की बात करें तो वो बनती है एडेनोसिन, ग्यूनाजाइन, साइटोसाइटिडाइन और यूरिडीन से। डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोसाइड जो होते हैं वो होती है डीऑक्सी एडेनोसिन, डीऑक्सी ग्वाइनोसिन, डीऑक्सीसाइटिडीन और डीऑक्सीथाइमिडीन। सो जो फॉस्फोरिक एसिड होती है वो अटैच होती है 5-OH ऑफ द न्यूक्लियोसाइड बाय ए फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड राइबोन्यूक्लियोटाइड एंड डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड्स डिपेंडिंग ऑन द शुगर यूनिट। तो एक जो फॉस्फोरिक एसिड होती हैं वो अटैच करते हैं 5-OH से, OH के 5 एंड से फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से, ठीक है। और तो शुगर के बेसिस पे डिपेंड करता है कि वो राइबोन्यूक्लियोटाइड बनेगी या फिर डीऑक्सीरिबोन्यूक्लियोटाइड्स बनेगी। तो 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड बाय द 3' और 5' to 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड। 2 न्यूक्लियोटाइड जॉइंट होते हैं 3' to 5' डायरेक्शन में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से टू फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए। मोर देन 2 न्यूक्लियोटाइड जॉइंट टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। 2 न्यूक्लियोटाइड से ज़्यादा अगर जॉइंट होती है तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाती है। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है उसके पास 3 फॉस्फेट मॉइटी होता है 5' एंड ऑफ शुगर पे, उसको बोलते हैं 5' एंड। आज और जो दूसरी साइड जो 3' पे होती है उसको बोलते हैं 3' एंड। द बैकबोन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज अ शुगर एंड फॉस्फेट। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बैकबोन होती है उसको शुगर या फॉस्फेट बोलते हैं। नाइट्रोजन बेस इज लिंक टू द शुगर मॉइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन, ठीक है। इन द RNA every nucleotide has an additional OH group at 2' of the ribose। RNA में क्या होता है, जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं उनके पास एक एडिशनल OH ग्रुप होता है 2' ऑफ राइबोज में।
In RNA, uracil is found in the place of thymine. 5-methyl uracil is the other name of thymine. ठीक है. सो जैसे कि मैंने बोला था कि RNA में जो यूरासिल प्रेजेंट होता है, और आपको पता होगा कि RNA जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं है. DNA इज़ अ स्टेबल मॉलिक्यूल. ये सिर्फ यूरासिल के प्रेजेंट की वजह से होता है, क्योंकि RNA में यूरासिल प्रेजेंट है और DNA में थाइमीन प्रेजेंट है. थाइमीन इसको स्टेबिलिटी देता है, और यूरासिल से वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव बन जाता है, वो स्टेबल नहीं रहता है. सो हिस्ट्री ऑफ DNA इज़ एन एसिडिक substance in the nucleus was first identified by the Friedrich Michel in 1869. He named it nuclein. So आपको पता है कि DNA एक एसिडिक सब्सटेंस है इन न्यूक्लियस में, जो कि आइडेंटिफाइड किया था सबसे पहले फ्रेडरिच मिशर ने इन 1869 में. उन्होंने इसे न्यूक्लियन का नाम दिया. 1953 में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA वाज गिवन बाय जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक. और 1953 जब था उस टाइम पे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया गया DNA का जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा. उन्होंने ये कैसे दिया था? बेस्ड ऑन एक्सरे रिफ्रैक्शन डेटा प्रोड्यूस बाय द मॉरिस विल्किंस एंड रोज़ालिंड फ्रैंकलिन. तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसके डेटा के बेस्ड पे डबल हेलिक्स आया था, तो उसका आंसर होगा मॉरिस विल्किंस एंड रोज़ालिंड फ्रैंकलिन. और आपको अगर आपसे पूछा जाए कि किसने सबसे पहले DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था, तो वो होगा जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक. यहाँ तक ठीक है. इसके बाद हॉलमार्क ऑफ देयर प्रोपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स. दिस वाज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ एरविन चार्गफ. Chargaff observation was that for a double-stranded DNA, the ratio between the adenine, thymine and the guanine cytosine are constant and equal to 1. सो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आप अगर MCQ सॉल्व करोगे तो उसमें अगर आपके पास A और B का रेशियो दे देगा, A और T का रेशियो दे देगा 60%. तो इसका मतलब है A + T का रेशियो A + T = 60. इसका मतलब जो A/T होता है तो दोनों की रेशियो 30 हो जाएगी. तो आपसे पूछा जाएगा कि ग्वानाइन का या फिर थाइमाइन का आप बताओ, तो आप ऐसे निकाल सकते हो अगर आप ये याद रखो. और एक बात हमेशा याद रखना कि ये सिर्फ DNA में एप्लीकेबल है. RNA में चार्गफ रूल आप नहीं लगा सकते हो. ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में. साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA. सो डबल हेलिक्स DNA जो है मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है. शुगर एंड फॉस्फेट फॉर्म द बैकबोन. शुगर और फॉस्फेट जो है उसकी बैकबोन फॉर्म करती है एंड बेसिस प्रोजेक्ट टू इनसाइड. बेसिस जो है वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं. जो 2 चेन है वो एंटी पैरेलल पोलैरिटी के हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है. 2 स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन बिटवीन बेसिस. जो 2 स्ट्रैंड्स हैं वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं प्रेजेंट इन द बिटवीन बेसिस. ठीक है. एडेनाइन ऑफ वन स्ट्रैंड पेयर्स विद थाइमीन ऑफ अनदर स्ट्रैंड. एक एडेनाइन ऑफ वन स्ट्रैंड जो है वो थाइमीन के साथ पेयर करता है बाय 2 हाइड्रोजन बैंड. तो A/T का जो A और T के बीच में जो बॉन्ड्स है वो 2 होते हैं हाइड्रोजन के, और जो G/C के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो 3 होते हैं. याद रखना हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है. Purines come opposite to pyrimidine. This generates approximately uniform distance between the 2 strands of the helix. The 2 chains are coiled in a right-handed fashion. The pitch of the helix is 3.4 nanometer और 34 angstrom. ठीक है. जो पिच होता है हेलिक्स का वो 3.4 नैनोमीटर होता है और 34 एंगस्ट्रॉन होता है. देयर आर रफली 10 बेस पेयर्स इन एक टर्न में. रफली 10 बेस पेयर्स होते हैं. जो डिस्टेंस होता है बेस पेयर्स में हेलिक्स के बीच में, जो डिस्टेंस होता है बेस पेयर्स इन हेलिक्स उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं 0.34 नैनोमीटर और 3.4 एंगस्ट्रॉन. सो द पेयर ऑफ वन बेस पेयर stacks over the other in double helix. H bond confers stability of the helical structure of the bond. The central dogma of flow of genetic information DNA, RNA से प्रोटीन. तो सेंट्रल डॉगमा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कैसे फ्लो करता है. सबसे पहले DNA होता है. आपको याद होगा कि जो DNA होता है वो प्रोटीन के अंदर होता है, और वहाँ से ही RNA वहाँ से mRNA वहाँ जाता है और वो मैसेंजर RNA वहाँ से ट्रांसक्रिप्शन करता है. उसके बाद प्रोटीन फॉर्मेशन होता है. ठीक है. सो इस वे में बढ़ेगा पहले DNA, फिर RNA, फिर प्रोटीन. नाउ द पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स. इसका क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स इज 0.34 नैनोमीटर. जो 2 कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस होता है वो होता है 0.34 नैनोमीटर. जो लेंथ ऑफ द DNA इन अ टिपिकल मैमलियन सेल will be 6.6 into 10 to the power 9 base pairs into 0.3 into 10 to the power 9 base pairs divided by it comes about 2.2 meters. ऐसे हम निकाल सकते हैं एक टिपिकल मैमलियन सेल का बेस पेयर्स. इन द लेंथ ऑफ द DNA इज मोर दैन द डायमेंशन ऑफ अ टिपिकल न्यूक्लियस. हाउ इज सच अ लॉन्ग पॉलीमर पैकेज इन अ सेल.
तो अगर जो लेंथ ऑफ डीएनए है वो 10⁻⁶ इतना ज़्यादा लंबा है तो एक पॉलीमर में कैसे पैक्ड होता है। तो अब हम पैकिंग के बारे में जानेंगे। पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स, दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट न्यूक्लियस, उनके पास एक डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता है। द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, जो डीएनए होता है वो स्कैटर्ड नहीं होता है पूरे सेल में। डीएनए इज हेल्ड टुगेदर विद सम प्रोटीन in a region called the nucleoid. The DNA is a nucleoid is organized in a large loops held by proteins. ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसके पास एक प्रोकैरियोट्स में आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव होते हैं, तो उनके पास एक डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके जो डीएनए वो होते हैं वो स्कैटर नहीं होते हैं पूरे सेल में, और डीएनए हेल्ड होते हैं बाय सम प्रोटीन इन अ रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। तो अगर आपके पास कोई डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए तो स्कैटर होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, स्कैटर नहीं होते हैं। उनके पास एक न्यूक्लियोइड नाम का एक प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि उसको हेल्ड करके रखता है, उसको रखता है। द डीएनए इज न्यूक्लियोइड इज ऑर्गेनाइज इन लार्ज लूप्स हेल्ड इन प्रोटीन्स। एक लार्ज लूप्स में वो ऑर्गेनाइज होते हैं जो प्रोटीन से जकड़े हुए होते हैं। तो पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स, अब प्रोकैरियोट्स का पैकेजिंग देखिए न्यूक्लियोइड से होता है, यूकैरियोट्स का कैसे होता है। तो यूकैरियोट्स में जो पैकेजिंग होती है इज़ मोर कम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी होती है पैकेजिंग में। देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन्स। तो इसके लिए बहुत सारे पॉजिटिव, क्योंकि डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज है तो इसको हेल्ड करने के लिए कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। तो इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन होती है, उसको बोलते हैं हिस्टोन्स। हिस्टोन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं ड्यू टू रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड, जैसे कि लाइजीन्स हो गए एंड आर्गिनाइन्स हो गए। ठीक है, लाइजीन्स और आर्गिनाइन्स बेसिक प्रोटीन्स होती हैं, इसकी वजह से वो हेल्ड होता है, मिल रखता है। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर। Negatively charged DNA wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure called the nucleosome. A typical nucleosome contains 200 base pairs of DNA helix. एक typical nucleosome जो होता है वो 200 base pairs ह्यूमन जीनोम का होता है उसके अंदर। न्यूक्लियोसोम constitutes the repeating unit of a structure in the nucleus called the chromatin, shaped like a strain body seen in the nucleus. न्यूक्लियोसोम जो होता है वो बीड्स ऑन स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। Viewed under the electron microscope, the chromatin is packed to form chromatin fibers that are further coiled and condensed at metaphase stage to form chromosome. Packaging at a higher level requires additional set of protein, जिसको बोलते हैं non-histone chromosomal protein. In a typical nucleus, some loosely coiled region of chromatin light stain is called euchromatin. तो टिपिकल न्यूक्लियस में कुछ लूजली क्वाइल्ड होते हैं, उसको बोलते हैं यूक्रोमैटिन, और कुछ जो होती है वो डेंसली पैक्ड होते हैं, उसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। तो यूक्रोमैटिन जो होती है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होती हैं, जो लाइट होती है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होती है, और जो हेट्रोक्रोमैटिन होती है वो इनएक्टिव होती है। तो अब बात करते हैं कि सर्च और जेनेटिक मटेरियल। तो इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई, खोज कहाँ से हुई, क्या ज़रूरत था इन्हें सर्च करने का। तो सबसे पहले जो सर्च किया था, किसने जो सर्च किया था वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो सबसे पहले दिया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, 1928 में की बात है ये। यहाँ पे 2 कॉलोनीज ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया का बनाया उन्होंने। एक कॉलोनी का नाम दिया उन्होंने स्मूथ शाइनी कॉलोनीज, जिसको बोला एस स्ट्रेन, हैव ए म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट था उसके अंदर, इसलिए वो स्मूथ और शाइनी था। एक कॉलोनी का नाम था रफ कॉलोनी, जिसको बोला आर स्ट्रेन, दैट डज नॉट हैव ए म्यूकस कोट, जिसके पास म्यूकस की कोट नहीं थी। ठीक है, जो एस स्ट्रेन था वो वायरलेंट था, काउस निमोनिया इन माइस। जो शाइनी कॉलोनीज थी जिसके पास म्यूकस का लेयर था पॉलीसेकेराइड, उन्होंने निमोनिया काउस किया माइस में, और माइस मर गया जब उसमें इन्फेक्ट किया गया उस एस स्ट्रेन से। आर स्ट्रेन था वो नॉन वायरलेंट था, एंड डोज काउस निमोनिया इन माइस व्हेन इन्फेक्टेड। एंड आर स्ट्रेन जो था वो एक नॉन वायरलेंट था, एंड डोज काउस निमोनिया इन माउस। जो हमने दिया निमोनिया माइस में, वो निमोनिया किया जब वो इन्फेक्ट हुआ। जो हीट किल एस स्ट्रेन है इज़ नॉट वायरलेंट। जब हमने एस स्ट्रेन को हीट कर दिया तो वायरलेंट नहीं था, एंड डोज डज नॉट काउस निमोनिया। और डोज जो है वो निमोनिया नहीं किया। ठीक है, जब हमने हीट किल कर दिया एस स्ट्रेन को तो वो नॉन वायलेंट हो गया, और उसके डोज से कोई भी निमोनिया नहीं हुआ किसी भी माइस को। और अगर हमने हीट किल एस स्ट्रेन अलॉन्ग विद आर स्ट्रेन, जब हमने हीट किल एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ वो किया आर स्ट्रेन के साथ किया, तो उसे निमोनिया हो गया माइस को, और माइस मर गया। तो उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है,
जब हमने एस स्ट्रेन जो एक वायरलेंट था उसको माइस में इन्फेक्ट किया तो वो मर गया। आर स्ट्रेन जो नॉन वायरलेंट था उसको किया तो वो भी मर गया। ठीक है, आर स्ट्रेन नॉन वायरलेंट होते भी मर गया। जो हीट किल एस स्ट्रेन था जो कि नॉन वायलेंट हो गया उसको दिया तो वो बच गया। ठीक है, नहीं हुआ निमोनिया उसमें। ठीक है, और अगर हीट किल एस स्ट्रेन, अब एस स्ट्रेन है इसका मतलब है कि उसमें निमोनिया नहीं होगा। विथ आर स्ट्रेन काउस निमोनिया, आर स्ट्रेन के साथ किया तो उसको निमोनिया हो गया। तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म बाय द हीट किल। जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो किसी तरह ट्रांसफॉर्म हो गया होगा बाय द हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन इज ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जो ट्रांसफ़र हुआ आर स्ट्रेन का एस स्ट्रेन में उसको जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। सो जेनेटिक मटेरियल नाम दिया उन्होंने, नहीं बताया कि रियलिटी में है क्या। तो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ऑक्सफोर्ड एवरी एंड कॉलिन मैक्लॉइड एंड मैक्रीन एम सी कार्टी 1933 से 44 में वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। उन्होंने बायोकेमिकल नेचर जानने की कोशिश की। ठीक है, दे डिस्ट्रॉय बायोमोलिक्यूल प्रोटीन, दे डिस्ट्रॉय बायोमोलिक्यूल्स, उन्होंने बायोमोलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय किया, प्रोटीन्स को, डीएनए को एंड आरएनए को, फ्रॉम द हीट किल एस शेल cells to see which one could transform live R cell to S cell। तो ठीक है, उन्होंने किया तो हीट किल एस स्ट्रेन प्लस प्रोटीएस प्लस लाइव आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, हीट किल एस स्ट्रेन प्लस आर एन एस लाइव आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। हीट किल एस स्ट्रेन प्लस डी एन एस आर लाइव आर स्ट्रेन नो ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। कंक्लूजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, प्रोटीन ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल। जो प्रोटीन था हीट किल एस स्ट्रेन का वो कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं था। आरएनए ऑफ द हीट किल एस स्ट्रेन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए ऑफ द हीट किल एस स्ट्रेन इज जेनेटिक मटेरियल बिकॉज डीएनए जो डाइजेस्ट किया था विद डीएनए इज मिक्सड विद आर स्ट्रेन अनएबल टू ट्रांसफॉर्म द आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन। ट्रांसफॉर्म नहीं किया आर स्ट्रेन टू एस स्ट्रेन। तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, इसलिए किसने बताया, अल्फ्रेड हार्शी एंड मार्था शेस ने इन 1952 में बताया। ठीक है, ग्रिफिथ ने नहीं कर पाया, एमसी कार्टी ने नहीं बताया। तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, ये किसने बताया, ये बताया अल्फ्रेड हार्शी एंड मार्था शेस ने 1952 में, जब वो वर्क कर रहे थे बैक्टीरियोफेग वायरस पे जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियाज को। उन्होंने कुछ वायरसेस ग्रो किए रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के ऊपर एज सम अदर्स ऑन मीडियम हैविंग रेडियो एक्टिव सल्फर। कुछ वायरसेस को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर पे उन्होंने ग्रो किया। तो वायरस ग्रोन इन रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस हैव रेडियो एक्टिव डीएनए। जो वायरसेस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पे ग्रो किया उनके पास रेडियो एक्टिव डीएनए था, लेकिन जो नॉन रेडियो एक्टिव प्रोटीन पे था, प्रोटीन बिकॉज फॉस्फोरस प्रेजेंट इन डीएनए बट नॉट इन प्रोटीन। फॉस्फोरस जो होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में नहीं होता है। ठीक है, वायरसेस ग्रोन इन रेडियो एक्टिव सल्फर हैव रेडियो एक्टिव प्रोटीन नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए बिकॉज सल्फर प्रेजेंट इन प्रोटीन बट नॉट इन डीएनए। इन्फेक्शन क्या था, रेडियो एक्टिव फेजेस वे अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरिया। जो रेडियो एक्टिव फेजेस था उन्हें अलाउ किया गया कि वो अटैच हो ई कोलाई बैक्टीरिया पे। द फेजेस ट्रांसफर द जेनेटिक मटेरियल टू द बैक्टीरिया। ब्लेंडिंग, द वायरल कोड्स वे आर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया सरफेस बाय एगिटेटिंग देम इन अ ब्लेंडर। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, द वायरस पार्टिकल्स वे सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन अ सेंट्रीफ्यूज मशीन। बैक्टीरिया जो इन्फेक्ट किया विद वायरसेस दैट हैव रेडियो एक्टिव डीएनए में रेडियो एक्टिव एंड नो रेडियो एक्टिविटी इन द सुपरनेटेंट। बैक्टीरिया जो इन्फेक्ट हुए थे वायरसेस से दैट हैड रेडियो एक्टिव दैट जो बैक्टीरिया एक सेकेंड, द वायरस पार्टिकल्स वर सेपरेटेड बाय द बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन अ सेंट्रीफ्यूज मशीन से वायरसेस को हटा दिया। तो बैक्टीरिया जो इन्फेक्ट किए थे वायरसेस से जो बैक्टीरिया इन्फेक्ट हुए थे दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए था वे रेडियो एक्टिव हो गए एंड नो रेडियो एक्टिविटी इन द सुपरनेटेंट। बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद द वायरसेस दैट हैड रेडियो एक्टिव प्रोटीन थे वे नॉट रेडियो एक्टिव बट रेडियो एक्टिविटी फाउंड इन द सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट में रेडियो एक्टिविटी पाया गया बट इसमें सुपर एक्टिविटी नहीं हुआ था। डीएनए इज अ इन्फेक्टिंग एजेंट दैट मेड द बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव हैज डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल नॉट द प्रोटीन। ठीक है, जो डीएनए एक ऐसा डीएनए ही जो है जो एजेंट्स में इन्फेक्ट कर रहा है दैट हैड मेड द बैक्टीरिया रेडियो एक्टिव। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ना कि प्रोटीन।